दिस इज़ रिंका। आज हम बात करेंगे जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता है। इसको लेकर इंडिया में भी क्या कंसर्न्स है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा फार्मर पे, कंज्यूमर पे, प्राइसेस पे, हेल्थ को लेकर और न्यूट्रिशन को लेकर क्या है, सब हम डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा एज अ करेंट अफेयर। जैसा कि जीएमओ क्या होता है और वो सारे कंसर्न जो जीएमओ से रिलेटेड है आपको पता होने चाहिए। देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में क्या होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन निकाल कर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करा देते हैं बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड। और कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके जेनेटिक लेवल पर अगर कोई मॉडिफिकेशन हुआ है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग तो हम उसे जीएमओ बोलेंगे। देखिए, जो जीएम क्रॉप्स होते हैं वो उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि सोयाबीन, पोटैटो, पपाया, समर स्क्वैश, कैनोला, अल्फ़ाल्फ़ा। और जो कॉर्न और सोयाबीन है उसको मोस्ट कॉमन जीएम क्रॉप कहा गया है, जो कि अभी यूनाइटेड स्टेट में ग्रो कराया जा रहा है। और अगर हम जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री की बात करें तो बैक्टीरिया और माइस को सबसे पहले इन 1973 एंड 1974 में जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया और तो और इन 1982 में इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कॉमर्शियल लेवल पर अप्रूवल किया गया। और अगर बात करें कि इंडिया में जीएम क्रॉप को लेकर क्या स्टेटस है, तो देखिए, जो अप्रूवल होता है वो किसी भी जीएम क्रॉप का हो तो उसको साइंटिफिक इवैल्यूएशन और इन्वायरमेंटल सेफ्टी के बेसिस पे किया जाता है। और ये सारे जो गाइडलाइंस है वो इन्वायरमेंटल फॉर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बनाए गए हैं। और इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं जो कि जीएम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हरियाणा। और अगर हम जीएम क्रॉप के फ़ायदे की बात करें तो ये सच है कि प्लांट को ये इंसेक्ट और डिजीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंट बनाता है और क्रॉप का प्रोडक्शन भी बढ़ाता है और साथ ही क्रॉप का स्टोरेज ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। ओवरऑल ये फार्मर्स के लिए अफोर्डेबल है। तो और वहीं अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो क्रॉस ब्रीडिंग का रिज़ल्ट ये था कि उसमें जो होता है पॉइजनस पॉलन का फॉर्मेशन हो रहा है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम फॉरेन जीन का इस्तेमाल करते हैं तो वो जीन अदर वैरायटी में स्प्रेड होने और उनसे न जाने कितने अनजाने प्रॉब्लम को का कारण बन सकते हैं वो। तो क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप बनाने का जो असर हुआ वो ब्रीडिंग रेजिस्टेंट वीट का फॉर्मेशन होने लगा। मतलब कि हम जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप बना रहे हैं उसका ये हमें देखने को मिला कि उसके कारण जो है एक ब्रीडिंग रेजिस्टेंट वीट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो इसलिए आई प्रीफर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और ये जो जीएम फूड होता है वो खाने में रिस्क क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन किया जा रहा है, वो भी अनसस्टेनेबल फार्मिंग मेथड का यूज़ करके, जो कि पेस्टिसाइड कंटामिनेशन का रिस्क बढ़ा रहा है। और अगर हम ये जानते हैं कि वैरायटी क्या है और कैसे इसको मॉडिफाई किया गया है तो क्रॉप ऑब्वियसली सेफ़ होता हम सब के लिए, जैसा कि उसमें डिजीज़ रेजिस्टेंट होता है और उसका विटामिन कंटेंट बढ़ाया गया हो या फिर सस्टेनेबल पेस्टिसाइड फ्री मेथड से ग्रो कराया गया हो तो उसको यूज़ करने में कोई रिस्क नहीं है। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड जो हो वो सस्टेनेबल मैनर में ग्रो कराया जा रहा हो बेचने के लिए। सो आई प्रिफर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बने रहिए सिंप्लीफाइड बायोलॉजी के साथ नए अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।